Hello everyone, welcome to our YouTube channel FX Market Lens and this is बिलाल मुस्तफ़ा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक ट्रेडिंग के हवाले से एक ट्रेडिंग मास्टर कोर्स चल रहा है और आज उसकी क्लास नंबर 3 है। हमने अपनी प्रीवियस जो 2 क्लासेस थी उसमें पहले फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन सेकंड क्लास में हमने ट्रेडिंग के हवाले से पढ़ा कि ट्रेडिंग क्या होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट्स के हवाले से है कि मार्केट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम यूज़ करते हैं, कौन-कौन से मार्केट्स अवेलेबल हैं और कौन-कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं और अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं आज अपनी क्लास नंबर 3 की तरफ। हमारा हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 हमारा है कि व्हाट इज़ मार्केट। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने फ्रूट्स लेने होते हैं तो आप फ्रूट मार्केट की तरफ जाते हैं, आपने ग्रोसरी लेनी होती है तो आप सुपर मार्केट की तरफ जाते हैं, आपने गोल्ड खरीदना होता है तो आप सोने की जो मार्केट गोल्ड मार्केट होती है वहाँ जाते हैं। लेकिन जब आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदना होता है फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपको आगे जाके उसके प्रॉफिट्स लेने हैं, आपने उसका बेनिफिट लेना है, उसके लिए जो है आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जाना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि कौन-कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो हमें दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं और और उन मार्केट्स में कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 6 किस्म की मार्केट्स आती हैं। जो सबसे बड़ी मार्केट है दैट इज़ स्टॉक मार्केट। आपने सुना होगा कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स वो अपने बेचती हैं, दूसरे लोग खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स का कारोबार होता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, नेशनल कंपनीज़ जो हैं वो स्टॉक मार्केट में जाती हैं, वहाँ पे अपने वहाँ पे लिस्टिंग करती हैं। लिस्टिंग के बाद फिर वो शेयर्स जो हैं पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, फिर पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और फिर उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन जाती है। तो अगर वो कंपनी ग्रो करती है, शेयर की प्राइस ग्रो करती है, तो आपको प्रॉफ़िट होता है। अगर वो कंपनी डूबती है, शेयर की प्राइस गिरती है, तो नुकसान होता है। बेसिकली वो मार्केट जहाँ पे आप शेयर्स का खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है करेंसी एक्सचेंज मार्केट, जिसको आम हर्फ में हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स भी कहा जाता है, एफ एक्स मार्केट। तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो एफ एक्स का लफ्ज़ है बेसिकली वो यहीं से ही लिया गया था। करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली हम दो करेंसीज का कंपैरिजन देखते हैं और दो करेंसी का जो पेयर बनाते हैं उसको हम देखते हैं कि कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है, कौन सी करेंसी नीचे जा रही है। इसको हम आगे चल के जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से चीज़ें हैं जो करेंसी के ऊपर जो है दबाव डालती हैं या करेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं कि करेंसी डीवैल्यू हो रही है या अप वैल्यू हो रही है या जो है ना अप्रेज़ हो रही है। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको पढ़ेंगे। राइट नाउ दूसरी जो सबसे बड़ी मार्केट थी वो है फॉरेक्स की मार्केट। थर्ड नंबर पे आता है कमोडिटी मार्केट, जिसके अंदर जो बेसिकली कमोडिटी वर्ड से ही ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस मार्केट में क्या-क्या चीज़ की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। कमोडिटी बेसिकली जो कमोडिटी लिस्टेड है, अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे खरीद और बेच सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट का आजकल बहुत ज़्यादा बूम चला हुआ है, आपने ज़रूर सुना होगा कि बीटीसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और इस तरह के बहुत सारी जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज़ हैं। वो जितनी उन सबको क्रिप्टो करेंसीज़ का नाम दिया गया और वो क्रिप्टो करेंसीज़ जो है उनकी खरीदो-फरोख्त जो जिस मार्केट में होती है उसको हम क्रिप्टो मार्केट कहते हैं। थर्ड नंबर पे बॉन्ड मार्केट है। अब बॉन्ड मार्केट बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ की बॉन्ड मार्केट्स होती हैं, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और आखिर में है इंडिसेस। इंडिसेस भी एक मार्केट होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंडिसेस किस किस्म की मार्केट होती है। हम जब आगे चलते हैं तो पहले हम हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप शेयर्स का खरीदो फरोख्त करते हैं। ये हर कंट्री की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट्स होती हैं।
अमेरिका की अपनी है, हर कंट्री जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं, उन सब की अपनी स्टॉक मार्केट्स होती हैं। फिर वो उनकी रैंकिंग की जाती है कि उन स्टॉक मार्केट्स में कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी बड़ी कंपनीज़ लिस्टेड हैं और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नास्डाक नास्डाक बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, जो कि एक अमेरिकन मार्केट है। नास्डाक के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ लिस्टेड हैं, मोर देन थाउज़ेंड्स कंपनीज़ लिस्टेड हैं और जैसा कि आपने नाम सुना होगा, टेस्ला है, फेसबुक है, अमेज़न है, इस तरह की बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ये यहाँ पे नास्डाक में लिस्टेड हैं। नास्डाक में आप अपना अकाउंट खोल के और यहाँ पर आपको अगर आपको टेस्ला का शेयर चाहिए, फेसबुक का शेयर चाहिए, अमेज़न का शेयर परचेज़ करना है, सो आप उसके लिए नास्डाक जाएँगे। इसी तरीके से जहाँ पाकिस्तान का ज़िक्र आता है तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएक्सएस है, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट है। वर्ल्ड की इस वक्त ग्रोमिंग स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे आपको हज़ारों शेयर्स मिलते हैं, जैसा कि फौजी फाउंडेशन का है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का है, एंग्रो का है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं। थर्ड एक एग्जांपल के तौर पे मैंने निकी ली है। निकी बेसिकली जापान जापानीज़ स्टॉक मार्केट का नाम है, जो कि टोक्यो स्टॉक मार्केट भी इसको कहा जाता है। सो निकी इसका नाम है। सो यहाँ पे आपको वो कंपनी जो कि जापानीज़ कंपनीज़ हैं, डेफिनेटली जैसे टोयोटा हो गई, मित्सुबिशी हो गई, फूजी हो गई, कोनिका हो गई। सो ये कंपनीज़ के अगर आपको स्टॉक मार्केट स्टॉक्स खरीदने होंगे, शेयर्स खरीदने हैं, सो इसके लिए आपको निकी मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। सो स्टॉक मार्केट बेसिकली हर कंट्री की अलग मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया, और आपको जिस कंट्री का कोई भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको उस स्पेसिफिक कंट्री की स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना पड़ता है और वहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फॉरेक्स मार्केट है। सेकंड नंबर पे फॉरेक्स मार्केट, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, यहाँ पर जो है पेयर्स का जो करेंसी पेयर्स होते हैं, इनके दरमियान जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी, ये एक पेयर है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो, जापानीज येन एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। सो ये बेसिकली डिफरेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जिनमें जिनमें कुछ पेयर्स को हम मेजर पेयर्स कहते हैं, कुछ पेयर्स को हम माइनर पेयर्स कहते हैं। सो ये पूरा एक फॉरेक्स मार्केट पूरा एक चैप्टर है कि इसमें कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से मेजर हैं, कौन से मोस्ट वॉलेटाइल हैं, कौन से लेस वॉलेटाइल हैं, और किस तरह के पेयर्स अवेलेबल होते हैं, कौन सी चीज़ यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे क्या इफ़ेक्ट आता है, या अगर जो है, अब जैसे ये एक पेयर है, इस पेयर पे अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड डीवैल्यू होता है तो उसका इफ़ेक्ट यूएसडी के ऊपर क्या आएगा, या फिर यूएसडी डीवैल्यू होता है तो उसका इफ़ेक्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे। सो ये हम किसी जगह पे आगे जाके हम इस पे थोड़ा-सा पढ़ेंगे इसके इसके बारे में भी। लेकिन अभी हम चूँकि मार्केट्स पढ़ रहे हैं तो मार्केट ये है कि फॉरेक्स मार्केट में आपके पास करेंसी पेयर्स। अब मैं ज़िक्र बार-बार कर रहा हूँ पेयर्स का। सो मेरी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पेयर्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और पेयर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आप लोगों को पेयर कॉन्सेप्ट याद होगा। सो बेसिकली ये वही पेयर्स हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली पिछली क्लास को एक दफ़ा और देख लीजिएगा, ताकि आपको पेयर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ जाए। देन थर्ड हमारे पास कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कमोडिटी वर्ड जो है, इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि तो इस मार्केट में क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। सो बेसिकली कमोडिटी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके अंदर गोल्ड में अगर आपने ट्रेड करना है तो आप कमोडिटी मार्केट में करेंगे। अगर आपको ऑयल में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करना है, इसके अलावा भी व्हीट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोकोआ में ट्रेड कर सकते हैं, प्लेटिनियम में ट्रेड कर सकते हैं, प्लैटिनियम में ट्रेड कर सकते हैं, इवन पानी में भी। अगर आप समझते हैं कि वाटर का जो शेयर है पानी में, दुनिया में पानी जो है वो आगे जाके कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी और फिर पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो पानी का शेयर आप आज खरीद लें और 20 साल के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। सो ये बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये कमोडिटीज़ हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं जिसमें। सो ये बेसिकली सारे फॉल करते हैं कमोडिटी के अंदर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने गोल्ड के आगे XAU USD लिखा है, या फिर ऑयल के आगे WTI USD लिखा है, US ऑयल लिखा है, या सिल्वर के आगे XAG USD लिखा है। सो बेसिकली गो XAU USD बेसिकली ये पेयर है। XAU जो है फाइनेंशियल मार्केट में XAU गोल्ड का सिंबल है, एंड USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर का सिंबल है। सो अगर आपने गोल्ड को डॉलर्स में ख़रीदना है और बेचना है तो आप अगेन
पेयर कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सो उसी पे ये आपके सामने एक XAU USD का एक पेयर बना हुआ है, जिसमें गोल्ड और डॉलर का पेयर है। इसी तरीके के से WTI USD, ये WTI जो है ये ऑयल का सिंबल है, USD करेंसी है। सो ऑयल आप USD में ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर आप इस पेयर को यूज़ करेंगे। सिल्वर के लिए हम XAG यूज़ करते हैं, XAG USD, मतलब सिल्वर आप डॉलर्स के अंदर ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अ, आप ये वाला पेयर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर आपने पेयर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी इन पेयर्स को समझने में। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे ज़िक्र मैंने आपसे किया, क्रिप्टो मार्केट है। सो क्रिप्टो मार्केट में डिजिटल करेंसीज़ हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज़ होती हैं, जो कि डिजिटली होती हैं, जिनका फिज़िकली कोई तसव्वुर नहीं होता, लेकिन डिजिटली अवेलेबल होती हैं। और ब्लॉकचेन क्या होता है, इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि ब्लॉकचेन की किस तरीके से बनती हैं, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ये जितनी भी डिजिटल करेंसीज़ हैं ये कैसे वर्क ऑन करती हैं, इनका जो यूज़ केस सिनेरियो है, बेसिकली रियल मार्केट के अंदर इनका यूज़ केस सिनेरियो क्या है। सो उस सिलसिले में भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अभी इस टॉपिक से थोड़ा सा ट्रेडिंग वाले टॉपिक से हट जाएगा, सो अभी मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा। सो क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन आता है, एथेरियम आता है, सोलाना आता है, और इस जैसे 5 लाख से ज़्यादा कॉइन हैं जो कि आते हैं। सो टॉप ऑफ द जो टॉप 3 कॉइन है वो ये 3 कॉइन है। इसके बाद फिर हम आते हैं बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट, जैसे मैंने जिक्र किया कि बॉन्ड मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जो कि सबसे सेफ मार्केट समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जिनको पैसे चाहिए होते हैं अपना बजट पूरा करने के लिए, सो वो जितनी भी उनकी डिमांड होती है तो वो उस तरह के बॉन्ड जो है वो मार्केट में फ्लोट करते हैं। फिर बहुत सारे फंड्स, बैंक्स और पब्लिक वो बॉन्ड्स खरीदती हैं, उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। सो इन बॉन्ड्स को इस वजह से ट्रेजरी बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स 1 साल से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 7, 10, 20 साल तक के बॉन्ड्स होते हैं। सो ये डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। सो वो अपने-अपने हिसाब से इस पे इंटरेस्ट रेट देती हैं, जो कि डेफ़िनेटली एक मार्केट इंटरेस्ट से थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर होता है। सो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरी कंट्रीज़ के बॉन्ड्स खरीदती हैं, और इस बहुत सारी फर्म्स बॉन्ड्स खरीदती हैं। बॉन्ड्स बेसिकली इस वजह से सेफ समझा जाता है कि इसकी बैकिंग जो है वो गवर्नमेंट होती है। इसकी बॉन्ड के पीछे गवर्नमेंट होती है। सो गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस होता है। सो गवर्नमेंट का प्रॉमिस जो है वो सबसे एक तरह से स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस समझा जाता है, जिसकी वजह से इसको एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके पे ग्रोथ बहुत कम होती है, डेफिनेटली चंद परसेंट होती है इसकी, और पर एनम आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी डिपेंड करता है कि कितना बॉन्ड क्या बॉन्ड की वैल्यू है, और वो कितने साल के लिए है, मैच्योरिटी पीरियड है, और सारे हिसाब से। इसी तरीके से जो बॉन्ड मार्केट के अंदर जो यूएसए की जो मार्केट है उसको टी बॉन्ड्स कहते हैं। इसी तरह से जो जर्मनी की जो बॉन्ड मार्केट है उसको बुंड जर्मनी कहते हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम्स की गिल्ड्स। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की तकरीबन हर कंट्रीज़ की एक बॉन्ड मार्केट भी होती है, जो कि इंटरनेशनली जो है उस पे इन्वेस्टमेंट के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी $2 बिलियन के एक बॉन्ड जो है वो रिलीज़ किया था। आई थिंक उसका नाम डॉल्फिन बॉन्ड था। सो जो कि सक्सेसफुली बड़े अच्छे से बल्कि सुपर सब्सक्राइब हुआ, और बिफोर टाइम ही वो बॉन्ड जो है मार्केट में बिक गया था। पाकिस्तान को $2 बिलियन मिल गए थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 17% के करीब उस पर इंटरेस्ट रेट रखा था। एनीवेज, तो ये इस तरह से बॉन्ड मार्केट वर्क करती है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास जो आखिरी मार्केट आती है, दैट इज़ इंडिसेस। अब इंडिसेस क्या है, बेसिकली इंडिसेस जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट को डिस्कस किया था कि हर कंट्री की एक अपनी स्टॉक मार्केट होती है। सो हर कंट्री की स्टॉक मार्केट में, जैसे नाज़दाक का अगर हम जिक्र करें तो नाज़दाक के अंदर 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। सो इंडिसेस बेसिकली क्या होता है कि जो टॉप की स्टॉक मार्केट की टॉप की जो कंपनीज होती हैं, सो इनको निकाल दिया जाता है, एक अलग कर लिया जाता है, और एक रूल और एक फार्मूले के तहत एक ख़ास शेयर निकाला जाता है, जिसके ऊपर वो 500 या जितनी भी कंपनीज उस बास्केट में रखी जाती हैं उसकी परफॉर्मेंस को एवरेज करके तो उस शेयर्स का प्राइस रखा जाता है। सो हम उसको इंडिसेस कहते हैं। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि
एस एन पी 500 ये बेसिकली नास्डाक, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के अंदर S&P 500 है। S&P 500 बेसिकली एक शेयर है, एक ETF है। ETF क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक ETF है बेसिकली, जिसके अंदर जो टॉप की जो नास्डाक की टॉप 500 कंपनीज हैं ये उसके अंदर लिस्टेड है। अब नास्डाक अमेरिकन टॉप 500 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं? अगर तो अमेरिकन इकॉनमी बूम कर रही है, जिसमें से 400 कंपनीज जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, और 100 कंपनीज अगर ग्रो नहीं भी कर रही तो भी इनके ऊपर इंडिसेस के जो एवरेज स्टॉक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि लेट्स से कि आपने फेसबुक के अंदर इन्वेस्ट किया, हाँ वो एक कंपनी है। आपने फेसबुक ने कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, या फेसबुक किसी ने हैक कर लिया या उसका सर्वर डाउन हो गया तो उसका शेयर प्राइस गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रिस्की हो जाती है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही कंपनी में लगी हुई है। एक छोटी सी न्यूज़ उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगर हम यही चीज़ जो है एक 500 कंपनीज का एक पूल बनाएं और उसमें 500 टॉप कंपनीज रख दें, जिसमें से डेफिनेटली कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन हम उनका एक एवरेज निकाल के एक शेयर की प्राइस रख दें, सो वो उस पे ग्रोथ माइट भी इतनी बहुत ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो, लेकिन वो एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है। सो इन इस मार्केट को इंडेक्सेस कहते हैं। अब जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में S&P 500 है, जिसके अंदर अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनीज है वो आती हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची 100 इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स। तो ये KSE 100 इंडेक्स जो है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि KSE 100 इंडेक्स आज 2000 पॉइंट बढ़ गया, 5000 पॉइंट बढ़ गया। सो बेसिकली वो टॉप 100 जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर टॉप 100 कंपनीज हैं वो KSE 100 इंडेक्स में आती हैं। इसी तरीके से जो जापान है, जापान वालों ने अपने दोस्त 225 कंपनीज जो उनकी टॉप 225 कंपनीज हैं, तो उन्होंने वहाँ पे निकी 225 के नाम से उनका इंडेक्सेस है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। सो बट इस ये इंडस्ट्रीज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, जो लोग 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें भी ज़्यादातर जो है वो फंड्स और गवर्नमेंट्स और जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज कि इसका रिटर्न बहुत स्लो होता है। लेकिन ये चूँकि लॉन्ग टर्म देखी जाती है, तो 5 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स को, कि कौन सी कंट्री है, किस कंट्री के कौन सा स्टॉक मार्केट कितना ग्रो करेगा, सो वो उसकी इकॉनमी को देखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये सारा आज बेसिकली मार्केट्स के हवाले से था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें छोटी छोटी सी टॉपिक्स मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, जो कि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार उसका जिक्र करेंगे, तो आपका ये इस चूँकि वो भी मार्केट से रिलेटेड है, सो मैं उनको आज ही कवर करना चाहता हूँ। सो पहला टॉपिक लेवरेज का है। सो लेवरेज इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं, इसको एक्स भी कहते हैं। सो बेसिकली लेवरेज होता क्या है? लेवरेज ये है कि आप कुछ मार्केट्स जो हैं, कुछ ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, हमारी जो अगली वीडियो है वो ब्रोकर्स के लिए के ऊपर है कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और ब्रोकर कैसे काम करते हैं, हमें अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें को पे गौर करना चाहिए, और हमें किन ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहिए, वो हम कैसे उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। सो बेसिकली वो ब्रोकर हम नेक्स्ट आएंगे। सो बेसिकली अभी लेवरेज पे बात कर लेते हैं। तो लेवरेज में ये होता है कि लेट्स से कि आपने आपके पास जो है वो $1 है, राइट। सो $1 है, सो $1 जो है, अब डेफिनेटली आप $1 पे कुछ नहीं खरीद सकते। सो बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारी मार्केट्स आपको लेवरेज देती है, लेवरेज मल्टीप्लायर देती है या एक्स देती है, कि जी लेट्स से कि ब्रोकर ए कहता है कि जी ठीक है, मेरे पास जो हमारे पास लेवरेज है वो 100x का है। सो 100 टाइम्स लेवरेज का मतलब ये है कि अगर हम इसको 100 टाइम्स कर लें, सो 100 टाइम्स लेवरेज का मतलब ये है कि 1 multiply by 100. So इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो $1 है वो बेसिकली $100 तक की आप परचेजिंग उस $1 पे कर सकते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज हैं, वो आपको जो है लेवरेज 1:,
1:500 का देती हैं, साथ कोई आपको जो है 1:100 का देते हैं, 1:2000 तक लेवरेज जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली लेवरेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड में अगर हम जाते हैं, गोल्ड गोल्ड हमारा आता है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर उसमें आप कर रहे हैं गोल्ड में ट्रेड। अब गोल्ड का जो एक ऑन्स है, सो 1 ऑन्स जो है गोल्ड, वो इस वक्त जो आज आज की प्राइस चल रही है, दैट इज 4000 US डॉलर। अब 1 ऑन्स की प्राइस 4000 US डॉलर चल रही है। अब आप 1 ऑन्स लेंगे, उसके लिए आपको $4000 आपके अकाउंट में चाहिए। सो इतनी अमाउंट तो डेफिनेटली नहीं होती। सो इसलिए आपको जो आपका ब्रोकर है वो आपको 1:100 या 1:200 या 1:1000, लेट्स से कि आपको 1:500 की लेवरेज दे रहा है, जिसका मतलब हुआ कि आपके $1 आपका जो है वो $500 के बराबर है। सो अब आपके पास अगर आपके अकाउंट के अंदर $10 हैं तो दैट मीन्स कि आप $5000 तक की परचेजिंग कर सकते हैं। और वो $10 जो है वो अब 1 ऑन्स जो है वो $4000 का है, तो आप 1 ऑन्स गोल्ड परचेज कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब ये लेवरेज को हम फर्दर ऑन इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसमें नुकसान हो गया या प्रॉफिट हो जाता है, या वो $10 है तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है, ब्रोकर का क्या फ़ायदा है। सो ये इंशाल्लाह हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ब्रोकर वाली में, कि लेवरेज क्या होता है। लेकिन आप जस्ट यहाँ पे ये समझें कि लेवरेज क्या होता है। जितना भी आपको डिफरेंट ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आपका कैपिटल है उसको उससे टाइम मल्टीप्लाई कर लें। सो अगर 100 लेवरेज 100 है तो दैट मीन्स कि और आपके अकाउंट में $1 है तो दैट मीन्स कि $100, 500 तो $500, 2000 है तो $2000, राइट। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है CFDs, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंसेस। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो ऐसा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। लेट्स से कि आप ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं। अब ऑयल में आपने जो है वो 500 बैरल ख़रीदा ऑयल। अब 500 बैरल ऑयल जो है वो आपको डिजिटली आपकी स्क्रीन के ऊपर तो नज़र आएगा, लेकिन आप उसको आपके आपके पास वेयर हाउस तो नहीं है। सो ना ही आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ना ही आप उसको अपने ब्रोकर के पास जाके जो है आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि जी मैंने 500 बैरल ऑयल ख़रीदा है, तो अब आप मुझे मेरा ऑयल जो है वो मेरे घर पे सप्लाई करें, राइट। सो ऐसे आप नहीं कर सकते। सो इसी तरीके से गोल्ड में भी है। अगर लेट्स से कि मैंने 20 किलो गोल्ड ख़रीदा मार्केट से, अब मैं कहता हूँ कि जी मैं फिर ब्रोकर को बोलूँ कि जी 20 किलो गोल्ड जो है वो मेरे घर पे डिलीवर कर दें, सो वो नहीं हो सकता। सो बेसिकली इसलिए जो ये मार्केट्स हैं, इन्होंने फिर इसका हल ये निकाला है कि CFDs के थ्रू जो है ट्रेडिंग की जाती है। CFDs बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस होता है कि आपने जो है गोल्ड ख़रीदा, और वो जो गोल्ड आपने ख़रीदा था तो वो बेसिकली था तो गोल्ड, लेकिन वो गोल्ड का CFD था, जिसके बदले में आप ओरिजिनल गोल्ड जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। सो आपने CFD ख़रीदा तो आप CFD ही बेच सकते हैं। सो जो जितनी भी ट्रेडिंग होती है ऑयल के अंदर, कमोडिटी के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा जो करेंसी पेयर्स हैं, लेट्स से कि आपने यूरो USD के अंदर जो है करेंसी में आप फॉरेक्स में शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब फॉरेक्स के अंदर आपने 20 यूरो अगेंस्ट $10 ख़रीदे। सो अब आप दोनों तो डिमांड नहीं कर सकते कि जी मुझे 20 यूरो भी दे दो और $10 भी दे दो। सो ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं होती, तो इसका हल इसी तरीके से निकाला गया कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रख दिया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको CFDs का नाम दिया गया। और अब जितनी भी सेलिंग, परचेजिंग, बाइंग जितनी भी होती है वो CFD ही कहलाती है। सो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं, उसके अंदर आपका फॉरेक्स सारा फॉल करता है, और आपका कमोडिटी सारा फॉल करता है। सो कमोडिटी में ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फॉरेक्स के अंदर जो है आपका GBP USD हो गया, या फिर आप USD यूरो हो गया, या जितने भी कोई भी आपका जो पेयर है वो सारे जो है वो CFDs के अंदर फॉल करते हैं।
दो हमने टर्म्स पढ़ी। लेवरेज हमने समझने की कोशिश की कि लेवरेज क्या है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं है, जस्ट आप इसको थोड़ा सा दोबारा देख लें, आगे जाके हम इस पे और भी ये क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार थ्रू आउट यूज़ होती रहेंगी, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो लेवरेज आपकी समझ में आ गया, फिर देन CFDs आपकी समझ में आ गया। सो CFDs हमने डिस्कस कर लिया। देन हम उसके बाद आते हैं, फिर हमारे पास अगला है ETFs। अब ETFs क्या होते हैं? बेसिकली दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो ETF ऐसा होता है जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन जो है वो बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है। अब रिसेंटली वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अब स्टॉक मार्केट जो है न्यू नास्डैक जो है वो एक स्टॉक मार्केट है। सो वहाँ पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं थी। सो उन्होंने एक ETF इसके लिए क्रिएट कर दिया। ETF ये है क्या? वो बिटकॉइन का एक ETF है। ETF का मतलब ये है कि वो जो भी प्राइस होती है दैट इज इक्वल टू दैट सेम प्राइस। सो जो लेट्स से कि BTC का जो ETF था, BTC ETF, अब अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर BTC ट्रेड हो रहा है, तो चूंकि वो क्रिप्टो मार्केट प्लेस तो नहीं है, वो एक स्टॉक मार्केट है। सो वहाँ पे BTC जो है वो एक ETF के थ्रू ट्रेड होगा। या इसके अलावा अगर आप ये कहें कि आपने इंडेसेस लेने हैं। अब इंडेसेस जो है बेसिकली जो है वो दैट इज़ ETF। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो इंडेसेस होते हैं यहाँ पे, कि अब इसमें 500 कंपनीज़ हैं। अब 500 कंपनीज़ बेसिकली आपको हर कंपनी का तो एक-एक शेयर नहीं, लेट्स से कि आपने एक शेयर खरीदा, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको 500 कंपनीज़ का हर कंपनी का एक-एक शेयर दिया जाएगा। आपको एक एवरेज इसका एक 505 500 कंपनी से एक एवरेज निकाल के एक एक ETF बनाया जाएगा। सो उस ETF का फिर एक प्राइस होगा। फिर ये अगर 500 कंपनीज़ ऊपर जाती हैं तो उस ETF का प्राइस ऊपर जाएगा, ये नीचे जाती हैं तो उस ETF का प्राइस नीचे जाएगा। सो बेसिकली इंडेसेस को ट्रेड करने के लिए हम ETF का सहारा लेते हैं। सो ETF जैसे अब 2 चीज़ों में काम आता है। नंबर 1 इंडेसेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बता दिया, और सेकंडली जैसे मैंने आपको बताया कि एक अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक कमोडिटी मार्केट है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में गोल्ड को ट्रेड करना है तो उसके लिए फिर गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड का ETF आएगा। वो अपनी मार्केट छोड़ के नहीं आएगा, वो अपना एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अपना एक ETF जारी करेगा, कि जिसको कंसिडर यही किया जाएगा कि जी अगर आप इसमें काम करते हैं, इसकी ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड की ट्रेड ही कंसिडर की जाएगी। जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के अंदर BTC का ETF इंट्रोड्यूस करा गया है, कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको क्रिप्टो मार्केट का नहीं पता, ना ही वो उस मार्केट प्लेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो उनके लिए आसानी हो जाए कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही रहते हुए बिटकॉइन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो इस वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ने बिटकॉइन का ETF जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। राइट, सो ये ETFs हो गए। सो ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो कि समझना और आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट था। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेशन की बात कर लेते हैं। सो बहुत सारी मार्केट्स हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चलती हैं। कुछ मार्केट्स 24 आवर चलती हैं, कुछ मार्केट 24/7 चलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि सेशंस होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के 24 आवर्स हैं। ये बेसिकली 3 सेशंस के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक एशियन सेशन है, दूसरा यूरोपियन और तीसरा न्यूयॉर्क सेशन है। न्यूयॉर्क सेशन कह लें या US सेशन कह लें। सो एशियन सेशन बेसिकली जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग है, सो ये बड़ी-बड़ी पाकिस्तान है। सो ये एशियन बड़ी मार्केट्स हैं। सो बेसिकली ये अपना सेशन जो है, ये जब यहाँ पे जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सुबह 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक काम करती है। सो इस तरह से दुनिया जहान की जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब अपने-अपने नौ अपने रेगुलर टाइमिंग के अपने कंट्री के टाइम्स के हिसाब से मॉर्निंग के टाइम में काम करती हैं। तो जब सुबह होती है एशिया में तो सारी मार्केट्स ऑन होती हैं। तो उस वक्त जो ट्रेडिंग हो रही होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसको हम एशियन सेशन कहते हैं। तो जैसे-जैसे दोपहर होती है एशिया में मार्केट्स बंद होना शुरू होती हैं, लेकिन यूरोप में मॉर्निंग होना शुरू होती है, तो फिर यूरोप में मार्केट्स खुलना शुरू होती हैं। जर्मनी की मार्केट है, UK की मार्केट है, इटालियन मार्केट है। सो जब वहाँ पे मार्केट्स खुलना शुरू होती हैं, सो फिर हम यूरोपियन सेशन में एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर
जब यूरोपियन सेशन में जब वहाँ पे शाम हो रही होती है, वहाँ पे ऑफ टाइम हो रहा होता है, तो फिर अमेरिका में सुबह हो रही होती है, तो फिर अमेरिका का जो सेशन शुरू होता है तो उसको हम फिर न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं। और ये एक साइकिल चलता रहता है। न्यूयॉर्क सेशन जब ख़त्म हो रहा होता है तो फिर एशियन सेशन शुरू हो रहा होता है, और ये साइकिल एक चलता रहता है। सो आप इन इन अब हम आगे जाके देखेंगे कि हम इन तीनों सेशंस में अलग-अलग कैसे काम कर सकते हैं, और इन तीनों सेशंस अलग-अलग जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन सो ऑफ नाउ टिल नाउ ये इम्पोर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि 3 सेशंस होते हैं 1 दिन के अंदर, जिसमें एशियन सेशन है, यूरोपियन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी क्लास 3 का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ब्रोकर्स के ऊपर रहेगा। सो जस्ट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव और जो भी आपको ये कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस अपलोड हो तो आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड इंशाल्लाह हर दूसरे दिन जो है मैं एक नई क्लास जो है वो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। और इंशाल्लाह हम जल्द ही 30-35 क्लासेस के अंदर ट्रेनिंग का पूरा ए टू जेड जो है बड़ी बारीकी के साथ हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, सीख लेंगे, और इस काबिल हो जाएंगे कि हम इनमें से कोई भी मार्केट हो उनसे हम अपना पैसा जनरेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी।